वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जानिब आपकी तवज्जो हासिल करना चाहेंगे और ये एक ऐसा मसला है जिसको समझते हुए, डायग्नोस करते हुए मेरे ख्याल से जो वालिदैन हैं वो बहुत देर कर देते हैं, उसमें ताख़ीर हो जाती है, जिसकी वजह यह है कि फिर बच्चों में जो मसले मसाइल हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं डिसलेक्सिया के हवाले से, यानी कि वो बच्चे जिनको पढ़ने लिखने की तकलीफ़ होती है। ये तकलीफ़ क्यों होती है, इसके रीज़न्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, आज हम इस हवाले से एक्सपर्ट से बात करेंगे। और इसके साथ साथ डिस्ग्राफिया क्या डिज़ीज़ है और ये किन बच्चों में होती है और ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट क्या मुमकिन है और कैसे मुमकिन है, तो आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है एजुकेशनिस्ट खानम आंसा साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अच्छा, सबसे पहले वो लोग जो कि इस बीमारी को या इस तकलीफ़ को नहीं समझते हैं कि डिसलेक्सिया एक्चुअली है क्या, मैं चाहूँगी आप थोड़ी सी उस पर रोशनी डालें। डिसलेक्सिया एक्चुअली एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है किसी चीज़ को रीड करने में। वो लेटर रिवर्सर्स होते हैं। वो पहले नंबर पे जो चीज़ को देखते हैं वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो लिखा हुआ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बी और डी में डिफरेंस को नहीं समझ सकते। इसके बाद वो एम और डब्ल्यू में भी डिफरेंस को नहीं समझते, पी और क्यू में डिफरेंस को नहीं समझते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे बच्चे के सामने होगा वर्ड WORD वर्ड होगा, लेकिन वो पढ़ेगा उसको MORB। मीन उसको डिफरेंस पता नहीं चलता कि लिखा हुआ क्या है। तो ऐसे बच्चे किसी भी लेटर में, नंबर्स में डिफरेंस शो नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं पाते और वो इन चीज़ों को फिर पढ़ते भी वैसे ही हैं। तो ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसको हम ओवरकम भी कर सकते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ रीडिंग में होती है। उस बच्चे को चीज़ों को रीड करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है। अच्छा, डिस्ग्राफिया का भी चूँकि हमने जिक्र किया, मैं चाहूँगी वो भी आप बताइएगा। डिस्ग्राफिया ऐसे बच्चे सिमिलर प्रॉब्लम है? नहीं, सिमिलर नहीं है। डिसलेक्सिया रीडिंग प्रॉब्लम होती है और डिस्ग्राफिया राइटिंग प्रॉब्लम होती है। जैसा बच्चा पढ़ता है फिर वो उसी तरह से उसको लिखता भी है, यानी वो लेटर्स नंबर्स को रिवर्स करके लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, वो उनको बी लिखना हो तो वो डी लिखेंगे, डब्ल्यू लिखना हो वो एम लिखेंगे, पी लिखना हो वो क्यू लिखेंगे और इसी तरह से वो नंबर्स में भी उनके सामने अगर 2 लिखा है तो वो 2 इस तरह से राइट करेंगे। ठीक है। और वो ये हैंड राइटिंग का इशू रहता है। डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया एट अ टाइम एक बच्चे को होगी, क्योंकि जिसको पढ़ने में दिक्कत है उसको फिर लिखने में भी दिक्कत होगी। तो ये दोनों एक साथ भी हो सकती है। और कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते ठीक हैं लेकिन हैंड राइटिंग में इशू आता है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो लिख लेते हैं लेकिन वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते। लेकिन ये मोस्टली हमारे कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा, हर 5 में से 1 बच्चे को ये प्रॉब्लम है, जिसको लेके पेरेंट्स हमेशा टीचर्स को पास आते हैं कि मेरा बच्चा इतने साल से स्कूल में पढ़ रहा है, अभी इसको लिखना और पढ़ना नहीं आता। और टीचर्स भी ये कंप्लेन कर रही होती हैं कि आपका बच्चा इतने साल से पढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको लिखना और पढ़ना नहीं आता, ये नालायक बच्चा। आंसा साहिबा, ये बात सालों तक पहुँची क्यों? जिस तरह से आप बात कर रही हैं, मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और मूवीज़ भी इस टॉपिक पर बन चुकी हैं। आई थिंक आजकल के पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हैं, तो फिर सालों क्यों गुजर जाते हैं स्कूल में पेरेंट्स को या टीचर्स को खासकर? चले पेरेंट्स, हम समझते हैं कि कुछ पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं जिनको इस तकलीफ़ के बारे में, इस दिक्कत के बारे में अंदाज़ा नहीं है, लेकिन टीचर्स, उनको तो बहुत इनिशियली इस बच्चे की कंडीशन का आइडिया हो जाना चाहिए। लेकिन हमें उन चीज़ों को किस तरह से ओवरकम करना है, स्मार्ट वर्किंग करके उस बच्चे के ऊपर फोकस करके उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। सबसे पहले तो हमारी टीचर्स हर बच्चे को एक ही तरह से, एक ही लेसन प्लान के ज़रिए पढ़ा रही होती हैं। हमारा टाइम ही इस तरह से मैनेज हुआ होता है कि अगर हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने उनको मैनेज करना है, सेम टेक्निक के तहत उनको पढ़ाया जा रहा है। जबकि हमारे लिए कैट्स, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स, जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से इस तरह से बच्चे को असेस करना होता है कि हमें हर बच्चे का पता हो कि किस बच्चे के अंदर कौन कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है। हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हर बच्चा डिफरेंट लेवल पर मौजूद है, तो उनको उसके अकॉर्डिंगली असेस किया जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज़ डिफरेंट है। हर बच्चा डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी हर बच्चे की जो स्किल्स हैं, वो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, वो डिफरेंट है। अब उसको उसी तरीके से अगर असेस किया जाए, फिर उसके
की प्रॉब्लम्स को देखकर उसके अकॉर्डिंग अपने लेसन को प्लान किया जाए, उनके लिए टेक्निक्स डिफरेंट क्लास में अप्लाई की जाएं, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस रहता है। और हमारे पास मैट्रिक में बच्चे आते हैं जिनको उर्दू लिखना नहीं आता। हमारे पास बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो प्रॉपर तरीके से वर्ड्स को, सेंटेंस को पढ़ नहीं सकते। तो ये वही प्रॉब्लम है जो हमारी अर्ली एज में स्टार्ट होती है। फॉर मोर क्लैरिटी मैं जानना चाहूँगी, किसी एक सब्जेक्ट तक तो महदूद नहीं है, ये हर तरह की बिल्कुल लर्निंग, राइटिंग एबिलिटी होगी, रीडिंग एबिलिटी, डिसेबिलिटी होगी। जी, मतलब अगर किसी को नंबर समझ में नहीं आ रहे तो उसको इंग्लिश और उर्दू में भी सेम दिक्कत है, सेम प्रॉब्लम होता है। और ये बच्चे जब भी आप उनके सामने कुछ पढ़ने के लिए बैठेंगे, ये फोकस नहीं कर पाते, इनको लेटर्स उड़ते हुए नज़र आएंगे। अगर आप ने तारे ज़मीन पे एक मूवी का अगर रेफरेंस हो यहाँ पे, तो वो मूवी भी इसी टॉपिक पर है कि हमारे बच्चे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से, उनके सामने अगर कोई एक तस्वीर बनी होगी तो उस तस्वीर में अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड कर रहे होंगे, नंबर्स भी उनके सामने उड़ रहे होंगे। अगर कोई उनको एक सिंपल से वर्ड्स में अगर कोई बात इंस्ट्रक्शन टीचर दे रही हो, तो वर्ड्स को वो जोड़कर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाते, बल्कि वो उसमें गुम हो जाते हैं। और सम टाइम वो क्लास में ऐसे होते हैं जैसे क्लास में मौजूद ही नहीं है। अच्छा, ऐसे बच्चों को डिस्टेंस, टाइम और स्पीड की भी दिक्कत है, अगर जूते हैं राइट लेफ्ट उसमें भी दिक्कत है, ये भी समझने में, यानी कि रोज़मर्रा की जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसमें भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है, और वो क्या क्या तकलीफ़ है? वो ऐसी है कि जब बच्चे को क्लास में कोई टास्क दिया जाता है, वो स्लो लर्नर्स होते हैं, वो स्लो रीडर होते हैं, वो स्लो राइटर होते हैं। एक टीचर ने एक टास्क दिया है, उसके लिए एक टाइम दिया है कि इस टाइम में वो लिखना है, उस बच्चे को वो टाइम में उस काम को करने के लिए उतना टाइम नहीं बल्कि उससे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। वो जब उसको पूरा नहीं कर पाता, बच्चा कन्फ्यूज़ रहता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ उस लेवल का, उस कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वो टीचर्स को भी उस तरह से फेस नहीं कर पाता, पेरेंट्स भी उसकी वजह से परेशान रहते हैं, वो बच्चा खुद भी मेंटली डिस्टर्ब रहता है ड्यूरिंग क्लास भी और घर भी। और इस तरह के बच्चे एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं। अगर आप उनको बार बार इस चीज़, हमारी पेरेंट्स और टीचर्स बहुत ज़्यादा, मेरे पास ये मसले आते हैं कि बच्चा ये इस बच्चे को तो छोड़े, इसका तो लिखाई की समझ नहीं आती, इसको तो छोड़े, इसने तो पढ़ना ही नहीं है। और ये सारी बातें बच्चों के सामने हो रही होती हैं। बच्चों के सामने जब हो रही होती हैं तो उस वक्त बच्चा इन चीज़ों को फील कर रहा होता है, और वो अपने फ्रेंड सर्कल भी नहीं बड़ा बना सकता। वो अपनी क्लास में बिल्कुल अपने आप को समझता है कि मैं इस क्लास के काबिल ही नहीं हूँ। वो बच्चा बिल्कुल अकेला रह जाता है, और ये आगे चल के बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ लेके चलते हैं। ऐसा बच्चा स्पोर्ट्स में ठीक होगा या उसमें भी उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? ऐसे बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, आर्ट में बहुत आगे चलते हैं। ये लोग जो हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बड़े अच्छे होते हैं, क्रिएटिव माइंड होते हैं, क्योंकि जिस बच्चे को टू ऐसे नहीं ऐसे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वो उसी से कोई ड्राइंग बनाएगा, डक बनाएगा, वो उसी से कुछ नई चीज़ें क्रिएट करेगा। उसको लिखने के लिए कुछ और दिया जाता है। आपने अगर तारे ज़मीन पे मूवी देखी हो तो उसको एक टॉपिक दिया गया लिखने के लिए, उसने स्पेस की बातें की और बड़ा वो बच्चे वहाँ पर नहीं रहते, वो किसी और दुनिया में पहुँच जाते हैं एक नंबर को सीखते सीखते। तो इस तरह के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ठीक, ये तो बात हुई आर्ट एंड क्राफ्ट की, कि उसमें तो ऐसे बच्चे अपने फन का जौहर दिखा सकते हैं और वो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, उनमें भी ये बहुत बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम लेफ्ट राइट का होता है, स्पेस का होता है, फिर टाइम ये का, शेप्स डिस्टेंस का। हाँ, शेप्स का इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और ये इन चीज़ों के अंदर जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम। अच्छा, वैसे ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है दिखने में, बात करने में, बिल्कुल एक्टिव। और आप इनको अगर पढ़ाई के अलावा अगर कोई और काम देते हैं, कोई एक्टिविटी देते हैं, तो उनमें ये बहुत बेस्ट होते हैं, ये आगे आगे बढ़ के काम करते हैं। लेकिन हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में ये इन्वायरमेंट होता है, जो बच्चा लिखने और पढ़ने में तेज़ होता है, हम उस बच्चे को लाइक कंसीडर करते हैं, हम उसको कहते हैं ये हमारा ब्राइट स्टूडेंट है। उन बच्चों को जो कि बाकी एक्टिविटीज़ में होते हैं, उन बच्चों को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता, इसलिए इनको ओवरकम करने के लिए इनको ऐसी एक्टिविटीज़ में आगे लेके। अच्छा, ऐसे बच्चों का जो बचपन है, जो अर्ली स्टेज है, वो कितनी डिफरेंट होती है? ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं या बाकी बच्चों के निस्बत पेरेंट्स कैसे डायग्नोस कर सकते हैं अपने बच्चों को कि वो इस तकलीफ में मुब्तला हो रहे हैं? क्योंकि अर्ली स्कूलिंग भी घर पे हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाती है, यूट्यूब चैनल्स के जरिए बच्चे आजकल बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो वो अर्ली सिम्टम्स या साइंस आप क्या समझती हैं कि हम जज कर सकते हैं कि बच्चे को डिस्लेक्सिया या फिर डिस्ग्राफिया है? ऐसे बच्चे जब भी कोई चीज़ पकड़ेंगे, उनके हाथ से गिरना शुरू होगी, वो प्रॉपर तरीके से, उनकी ग्रिप अच्छी नहीं होती है। ठीक है, इससे हमें आइडिया होता है कि ये बच्चा डिस्ग्राफिया
इसको है। और अगर एक बच्चा लेट बोलना शुरू करता है, ठीक है, उस बच्चे को डिसलेक्सिया होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल हम लोग बच्चों से ज़्यादा कम्युनिकेट अगर करें, उनके सामने पोएम्स उनसे सुनते रहें, राइम्स सुनते रहें, उनके सामने कुछ बातें करते रहें, बच्चे आपको प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं कर रहा तो इट्स मीन कि वो डिसलेक्सिया का शिकार है। और अगर आप बच्चे को कोई चीज़ पकड़ाते हैं, जैसे बॉल के साथ खेल रहा है, किसी टॉय के साथ खेल रहा है, तो बार बार चीज़ों को गिरा रहा है, तो इट्स मीन कि उसको डिस्ग्राफिया है। पेरेंट्स इन चीज़ों को देखकर इस चीज़ को जज कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसे बच्चे क्या एग्रेसिव मिजाज के होते हैं या हमें नॉर्मल मिजाज के दिखाई देंगे? देखने को ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते ठीक हैं, है। कोई इस तरह की इनमें ऐसी एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जब इनको बार बार ये कहा जाता है कि तुम ये काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो, तुम जितना टाइम तुम्हें दिया गया है उस टाइम में तुमने ये टास्क कंप्लीट नहीं किया। जैसे हमारे पेपर का असेसमेंट का हमारा जो तरीक़ेकार अपनाया जाता है, जो मेथड हमारी क्लासेस में अपनाया जाता है, उसमें टाइम है। 30 मिनट दिए जाते हैं, आप बच्चे को जो है 5 मिनट देते हो, 6 मिनट देते हो, 7 मिनट देते हो कि आपने ये लिखना है। उस टाइम में वो बच्चा नहीं लिख पाता, तो जब उसको बार बार ये कहा जाता है कि नहीं 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 तुम इस काम को नहीं कर पाते, फिर वो अग्रेसिव होते हैं। फिर उनके अंदर बाकी मज़ीद जो है वो टेंशन में भी रहते हैं, स्ट्रेस भी क्रिएट करते हैं, पैनिक भी हो जाते हैं, फिर इस तरह की वो प्रॉब्लम उनके अंदर डेवलप होना शुरू होती है। अगर हम उन बच्चों को अलग से टाइम दें, उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करें, फिर वो बच्चे बिल्कुल ना। तो ऐसे बच्चों का डिफरेंट स्कूल आप समझते हैं है होना चाहिए? थेरेपीज होंगी? हाँ जी। क्या ट्रीटमेंट होगा? अपनी नॉर्मल लाइफ के किस स्टेज पे आके लीड कर पाएंगे? इन बच्चों के लिए प्रॉपर तरीके से थेरेपीज़ हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि ऐसे स्कूल्स में हैं जहाँ पर हर किस्म का बच्चा स्कूल में आ रहा है, और मैंने शुरू में बताया हर 5 में से एक बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है। और अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 स्टूडेंट्स में से आपके पास तकरीबन 10 बच्चे ऐसे होंगे जो कि इन दोनों प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे। और हम लोग उनको क्या स्ट्रगलर्स का नाम दे देते हैं, या हम लोग उनको मीडियोकर्स का नाम दे देते हैं, और फिर हम उनके लिए अलग से प्लानिंग करते हैं। पाकिस्तान में इसके ऊपर काम हो रहा है, अलग से थेरेपीज़ भी हो रही हैं, लेकिन हम लोग उन क्लास के लिए डिज़ाइन किए ताकि हर कोई उसको यूज़ भी कर सके, क्योंकि इसकी थेरेपीज़ जो है वो थोड़ी मुश्किल भी है, और बच्चे के लिए अलग से टाइम निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए घर में भी और क्लास में भी हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से कुछ प्लानिंग इनके लिए की हैं, ताकि बच्चे और टीचर पेरेंट्स मिलके ये इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकें। अच्छा, जिस मूवी की तरफ आपने भी इशारा किया 1 से 2 बार, अगर हम उसकी बात करें, और उसमें जिस बच्चे की कंडीशन दिखाई गई वो उस बीमारी के एक्सट्रीम लेवल पर था, तो क्या ये पॉसिबल है कि जैसा कि आप बता रही हैं कि हर 5 में से एक बच्चा इसमें मुब्तला है, वो उसके डिफरेंट लेवल पर मौजूद हो? मतलब कि उतनी स्वेरिटी उसमें ना हो, लेकिन तकलीफ दिक्कत सेम है? जी है। लेकिन हमारी क्लासेस में क्या है, बच्चों को हम लोगों ने एक बनाया हो, अगर कोई वर्कशीट बनाई हो तो उसको बच्चा प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, और उसमें थोड़ी बहुत उसके अंदर वो प्रॉब्लम है। तो इसके हम अब थोड़ी सी करते हैं एक बात कि इसको ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है। पेरेंट्स ने घरों में, जैसे मैंने शुरू में बताया कि पेरेंट्स को जब पता चल जाए कि बच्चा बोल नहीं पा रहा, मैं उससे कुछ क्वेश्चन करती हूँ, छोटा भी बच्चा हो तो अगर हम उसको आवाज़ दें वो आपको सुनता है, आपकी तरफ देखता है। तो जब आप किसी बच्चे को आवाज़ दें, वो आपको इग्नोर कर रहा हो या आपको एक आवाज़ से 2 आवाज़ पे ना सुने, तो इट्स मीन कि उसके साउंड्स का थोड़ा इशू होगा। और आगे चल के जैसे फोनिक्स होती हैं, फोनामिक अवेयरनेस होती है, पेरेंट्स को घर में इसके ऊपर थोड़ी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, जैसे राइम्स होती हैं, पोएम्स होती हैं, वो बार बार रिपीट करें अपने बच्चों के सामने। फिर इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे बच्चा स्कूल जाने के काबिल हो गया, तो आप उससे छोटे छोटे क्वेश्चन करें, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, इस चीज़ का नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। आप बच्चों से डिफरेंट सवाल करें, बच्चा आपके साथ बातचीत करे। इन्वॉल्व जितनी एक्टिविटीज में जितने ज़्यादा आप बच्चों से बात करेंगे ना, बच्चों के साउंड्स उतने क्लियर होंगे। और इसमें आप स्पैरो का साउंड है, बच्चों को पूछ सकती हैं, कैट है, डॉग है, इस तरह की छोटे छोटे जो हैं इन आवाज़ों से बच्चों को लेके चलें कि उनको साउंड्स के अंदर जो विद थेरेपी, विद ट्रीटमेंट इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सकता है, या ये रहेगा फॉर लाइफ टाइम? नो, ये लाइफ टाइम नहीं है। इसको ओवरकम किया जा सकता है, और बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और ये सिर्फ दैट वी नीड सच काइंड ऑफ स्कूल्स ना पाकिस्तान में। तो ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं, या ऐसे बच्चे नॉर्मल स्कूल्स
जा सकते नॉर्मल हैं? स्कूल्स में ये अच्छा। बच्चे नॉर्मल स्कूल में जाते हैं। ये कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं है जिसको आप देख के बता सकते हो कि ये ऐसी डिसेबिलिटी है, बल्कि ये एक ऐसा है कि आपके क्लास में बच्चे मौजूद होते हैं, सिर्फ उनको टाइम देना पड़ता है, उनके ऊपर फोकस करना पड़ता है, उनके लिए कुछ अलग से प्लानिंग करनी पड़ती है, एक्टिविटी डिज़ाइन करनी पड़ती है ताकि बच्चे उनको कर सकें बेहतर तरीके से और अपनी ये प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर बड़ी आई थिंक अवेयरनेस की ज़रूरत है, बिल्कुल। स्पेशली वो बच्चे जो कि उन स्कूल्स में जा रहे हैं, वहाँ के टीचर्स के लिए और टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्कूल के बच्चों को भी उस चीज़ से अवेयर करें, क्योंकि जब एक डिफरेंट बच्चा होगा, एक डिफरेंट एबिलिटी के साथ होगा, तो ऐसे बच्चों को हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बुली भी किया जाता है, जो कि उसके कॉन्फिडेंस को मज़ीद शैटर्ड कर देता है। बिल्कुल, ये बहुत पेनफुल होता है उस बच्चे के लिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात डिस्कस की कि जब हम बच्चे को बार बार कहते हैं कि तुमने 30 मिनट हो गए, मैंने आप लोगों को टेस्ट दिया हुआ है और आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, वो बच्चा थोड़ा सा स्लो राइटर है, वो टाइम लेगा, उसको टाइम दे, उसको फोकस करे। जहाँ आप बच्चों को कह रहे हैं कि 5 सेंटेंस लिखने, उस बच्चे को कहीं आपने 2 सेंटेंस लिखने हैं। जहाँ पे आप ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, बच्चों को आप 5 वर्ड्स दे रहे हैं, उस बच्चे को 2 वर्ड्स की ब्लेंडिंग दे दें। जहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं 26 लेटर्स पढ़ा रहे हैं, इस बच्चे को आप 30 लेटर्स पढ़ा दें। तो वो एक तरीका है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हमारे पेरेंट्स को भी। हमारे पेरेंट्स कहते हैं इस स्कूल में बच्चा सही नहीं पढ़ रहा, इस स्कूल में दाखिल करवा दो, इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा, इस स्कूल में दाखिल करवा दो। हमारी टीचर्स भी कहती हैं सर इस बच्चे ने तो मेरा दिमाग खाया हुआ है, ये बच्चा तो प्रॉपर तरीके से मेरी चीज़ को फॉलो ही नहीं करता। मैंने इसके लिए देखें ये एक्टिविटी डिज़ाइन की सब बच्चों ने कर ली, ये तो कोई काम करता ही नहीं। जब उसको बार बार ये बातें सुनने को मिलती हैं, फिर बच्चा प्रॉब्लम का अच्छा खान साहिबा, ये डायग्नोसिस किस स्टेज में होते हैं? आप क्या समझते हैं कि बच्चे की किस उम्र में इस चीज़ का डायग्नोज हो जाना ज़रूरी है? ये तो जब आप बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाएं उस वक्त इसका प्रॉपर तरीके से हमारे स्कूल्स में टेस्ट होता है कि बच्चा चीज़ों को समझता है। उसमें लेटर्स नहीं होते, तस्वीरें दिखाई जाती हैं, क्योंकि बच्चा लेटर्स को भी नहीं अभी पढ़ सकता, अभी बच्चा नंबर्स को नहीं पढ़ सकता, अभी तो बच्चा हरूफ तहज्जी को नहीं पढ़ सकता। तो उसके लिए तस्वीरों को देखकर बच्चे से पूछा जाता है इस तस्वीर में हो क्या रहा है। अगर तो उसको एक्सप्लेन कर दे वो थोड़ा बहुत कि ये कौन है या इसमें ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, कोई भी अपने पास से वो करैक्टर बना के बच्चा बता दे, तो उसमें हम इसको कर लेते हैं। फिर इसके बाद टीचर्स की आती है बारी। टीचर्स इसके लिए प्रॉपर तरीके से हमारी क्लासेस में बिगनिंग ऑफ द क्लास यानी सेशन स्टार्ट जब होता है हमारा साल का, तो उसमें पहले दिन जब क्लास में बच्चे आते हैं तो उसमें कोई छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके, अगर हमारे टीचर्स को इसके बारे में प्रॉपर तरीके से गाइड किया गया हो तो, कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये डिसेबिलिटीज़ हैं, इनको ओवरकम आपने करना है, तो उसके लिए हमारे टूल्स हैं, उन टूल्स को इस्तेमाल करके हम इसको देख सकते हैं। हम ऑफ स्क्रीन बात करते थे ऐसे बच्चों के खाने के हवाले से भी, ये बच्चे चूज़ी होते हैं और किन मामलात में डिफरेंट होते हैं? नहीं, खाने पीने के मामलात में ये डिफरेंट नहीं होते, लेकिन इनके अंदर जो है कुछ चीज़ें की कमी होती है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जिंक की इनके अंदर कमी होती है और ये जो है मैग्नीशियम की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है और विटामिन D की कमी होती है इन बच्चों के। एनर्जी इन बच्चों की फिर लो रहती है या ज़्यादा रहेगी अगर ये डेफिशिएंसीज हैं? इनके अंदर एनर्जी का लेवल थोड़ा नॉर्मल रहता है, लेकिन जब वो पढ़ने ही बैठते हैं ना उस वक्त इनको नींद आती है। ये बच्चे लेज़ी हो जाते हैं, लेकिन जब खेल रहे होंगे तब ये एक्टिव रहेंगे। जब इनसे कहा जाएगा कि बुक्स लेके बैठो पढ़ो, क्योंकि उनको वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही ना, समझ नहीं आ रही उनके सामने, तो हरूफ तहज्जी भी उड़ रहे हैं, लेटर्स भी उड़ रहे हैं, नंबर्स भी उड़ रहे हैं, तो वो कहेंगे ये तो सारी चीज़ें उड़ रही हैं, हम इसमें क्या पढ़े। तो वो बच्चा जब पढ़ने के लिए बैठता है उसको नींद आती है, वो लेज़ी होता है, रोने लग जाता है, ज़िद करता है। तो ऐसे ये इनके प्रॉब्लम होते हैं। इनके लिए हमें स्मार्ट फैट जितने भी होते हैं वो बच्चों को खिलाने चाहिए, पेरेंट्स को। उसमें फ़िश है, रेड मीट है, इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं ताकि इनकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हों। तो यानी कि फर्स्ट ईयर ऑफ योर स्कूल हम अपने बच्चों का डायग्नोसिस कर सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को इसमें दिक्कत या तकलीफ हो रही, तो जो फर्स्ट ईयर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको डायग्नोस करें। प्लस जिन विटामिन की डिफिशेंसीज की आप बात करें, आजकल बच्चों के लिए बड़ी अच्छी फ्लेवर वाली गमीज भी मौजूद हैं। अगर बच्चे वैसे खाना नहीं ले रहे, आमंड्स नहीं ले रहे या फिश नहीं ले रहे, तो वो उनको गमीज की सूरत में भी ये चीज़ दी जा सकती, ताकि वो उन डिफिशेंसीज को अगर पूरा करते हैं तो उनका जो फोकस करना है वो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, और इनके लिए
लिए फोकस गेम्स भी होती हैं। ठीक है, ब्लॉक्स हो गए जी, या कुछ भी इसमें इससे similar? हर साल के बच्चे के लिए अलग अलग फोकस स्पैन होता है कि वो कितने टाइम के लिए फोकस कर सकता है। एक बच्चा 2 से 3 साल का बच्चा है, वो 3 से 6 मिनट फोकस कर सकता है, इससे ज़्यादा बड़ी उसको कोई एक्टिविटी ना दें, वो इतने ही टाइम में कुछ ना कुछ करेगा। आप उसमें कुछ छोटी शॉर्ट ब्रेक्स दे सकते हैं, 2 सेकंड्स की, 3 सेकंड्स की। तो इस तरह से आप बच्चे की एक्टिविटीज़ करें, उसका फोकस बेहतर होगा। सेकंड, आप उसका अगर करना चाहते हैं, डिसलेक्सिया को ओवरकम करना चाहते हैं पेरेंट्स, तो वो बच्चे के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करें। और अगर डिसग्राफिया को ओवरकम करना चाहते हैं तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर काम करें। अच्छा, फाइन मोटर स्किल्स क्या हैं? आपके छोटे मसल्स के साथ आप जितने भी काम करती हैं, ये फाइन मोटर स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल, चीज़ों को पकड़ना, कैच करना, उनको किसी जगह पे रखना, पानी को ग्लास में पोर करना, राइस को प्लेट में पोर करना, किसी थ्रेड के अंदर बीड्स को पोर करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी फाइन मोटर स्किल्स हैं। अगर आपके बच्चे की ग्रिप वहाँ पर मजबूत हो जाएगी, वो पेंसिल को अच्छा पकड़ेगा, हैंड मूवमेंट उसकी अच्छी होगी और वो राइटिंग कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को ये भी बताते चलें कि दुनिया के जो बहुत मशहूर लोग हैं जिन्होंने दुनिया में बड़ा नाम बनाया है, वो भी आई एम श्योर कि बहुत सारे पेरेंट्स जो देख रहे होंगे, अगर उनके किसी बच्चे को ये तकलीफ़ है तो बीइंग अ पेरेंट हम बड़े परेशान हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। तो ये उन पेरेंट्स के लिए खुशखबरी यहाँ पे ये है कि वक्त के तौर पे परेशानी तो होती है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने नाम बनाया है, डिफरेंट फील्ड से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो डिसलेक्सिया का या डिस्ग्राफिया का शिकार है। जी, हमारे आइंस्टाइन जो हमारे बहुत हम लोग उनके कहते हैं कि भी दुनिया के सबसे जीनियस हैं। बिल्कुल, आइंस्टाइन इस प्रॉब्लम का शिकार थे। मोहम्मद अली बॉक्सर, वो भी इस प्रॉब्लम का शिकार थे, लेकिन ओवरकम किया, दुनिया में नाम कमाया। और आप ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं जिसको हम कह सकते हैं कि भी इसका इलाज ही नहीं है। सिर्फ फोकस करें, बच्चों को टाइम दें। इसके अलावा एक्टर्स भी, पेंटर्स भी, जो कि आर्ट की फील्ड से जो लोग वाबस्ता हैं, तो वो आपकी अदर साइड को इन्हांस करने की या उभारने की, उसको जानने की ज़रूरत है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको अपने नर्व्स को कंट्रोल करने की बड़ी ज़रूरत है। मत बच्चे को प्रेशराइज करें कि आपका जो क्लासमेट है या जो अदर सिबलिंग है वो इतने ग्रेड्स ले रहा है, या यू हैव टू डू दिस। अपने बड़े पेशेंस से काम लेना पड़ेगा पेरेंट्स को ऐसे बच्चे को ट्रीट करने के लिए। अक्सर मैं कहती हूँ अपने पेरेंट्स के सेशन में कि आपने बच्चे को पैदा किया है, अब उसकी तरबियत जो है वो सबसे पहला अमर है आपके लिए। उसमें आपने पैनिक नहीं होना। आपसे मैं ये नहीं कहना कि आज ही ਤੁਹਾਡਾ बेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा माहिर हो जाए। वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज होगी, वो बहुत स्किलफुल भी होगा, वो बहुत महज़्ज़ब भी होगा, वो बहुत लाइक भी होगा, वो कामयाब भी होगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करने की ज़रूरत है, उसको टाइम देने की ज़रूरत है। उसके स्किलफुल करने के लिए आपको पहले उसके सामने कुछ ना कुछ तो करने की ज़रूरत है ना। अच्छा, फ्रॉम वेयर टू सीक हेल्प नाउ? अब ये सवाल आई एम श्योर कि उन तमाम पेरेंट्स के दिल में आ रहा होगा कि अब क्या करना है, किसके पास जाना है, हु इज़ द राइट पर्सन? तो क्या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या कुछ स्पेशल थेरेपी के लिए जो कि आपको लर्निंग की जो डिसेबिलिटी है और राइटिंग की, उसमें हेल्प आउट कौन करेगा? टीचर्स करेंगे या साइकोलॉजिस्ट करेंगे या फिर डिफरेंट पैनल होगा इनकी कोलैबोरेशन? मेरा ख्याल है कि बच्चों को इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर या पेरेंट्स को इसके ऊपर इतना ज़्यादा ये करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये बहुत बड़ा मसला है। आप इसको लाइट लें, बच्चों के सामने इसको डिस्कस ना करें, बल्कि इस बच्चों के लिए इसमें प्लानिंग करें। अगर आपका बच्चा 2 या 3 क्लास में चला गया है और उसको डिसलेक्सिया है, तो आप बच्चों के सामने रीडिंग टाइम रखें। आप खुद भी रीड करें, बच्चों के साथ बैठ के बच्चे भी रीडिंग करें। आप बच्चों को छोटे छोटे टास्क दें कि ये एक पैराग्राफ है, आज हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। आप खुद पढ़ें, बच्चे को थोड़ा सा टाइम दें, बच्चा पढ़े, फिर आप उसकी रीडिंग सुने, उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करें। और इसके जब अगर किसी बच्चे को डिस्ग्राफिया है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बच्चा W और M में प्रॉब्लम को वो कर रहा होता है, तो आप उसको साइन दें, W स्टार ऊपर बना दें, M स्टार नीचे बना दें। इसमें बच्चे को एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि M के ऊपर स्टार है और W के ऊपर स्टार है, M के नीचे स्टार है। फिर B और D के लिए भी आप स्टार का एक साइड रखते हैं कि B की इस साइड पे है और D का जो फेस है वो इस साइड पे है। तो इस तरह से बच्चों का डिफरेंस जो है वो शो होगा। फिर इसके बाद आपने ये नहीं सोचना, मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं, लो अब भी मेरे बच्चे जो हैं वो 4 क्लास में मेरा बच्चा वो अभी तक ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। उन बच्चों के लिए शुरू से शुरू करें, ठीक, घर में थोड़ा थोड़ा टाइम दें, उनको लेटर्स से स्टार्ट करवाएं, हरूफ तहज्जी से स्टार्ट करें, क्योंकि उनकी बेस के ऊपर
अभी मसले हैं, वो जब अल्फाज को उल्टा लिखते हैं, मीम को उल्टा लिखते हैं और प्रॉब्लम उनका है, सो वो उनकी जब वो सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं तो उस वक्त भी उस प्रॉब्लम आएगा। अगर कोई बच्चा मीम उल्टा लिख रहा है तो उसको किस तरह से जोड़ेगा, वाओ उल्टा जो लिख रहा है तो किस तरह से जोड़ेगा। ये मसला आता कहाँ से, हमारे टीचर्स जो है ना वो डॉट्स वाली नोटबुक्स हमारी होती हैं, डार्ट्स वाली, तो वो बच्चों को दे देते हैं कि इसको आप होमवर्क भी करेंगे और क्लास वर्क भी करेंगे। अब बच्चा क्या करता है, उन डार्ट्स को मिलाने का फोकस कर रहा होता है। डार्ट्स तो चाहे जिस मर्जी फॉर्मेशन में लिखेगा वो तो लिखा जाएगा, सही। टीचर्स ने अब वहाँ पर जाके उसका फोकस करना है कि आप वो राइट फॉर्मेशन में लिख रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंडिंग पॉइंट कौन सा है। अब उसने जब किसी लेटर को लिखना है, स्टार्ट कैसे कर रहा है, एंड कैसे कर रहा है, और प्रॉपर तरीके से प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ करवाएं, जिसमें मैं अभी भी स्मार्ट बोर्ड का दौर है और मैं स्मार्ट बोर्ड के ऊपर काम करवाने के साथ साथ स्लेट और स्लेटी पे भी काम करवाती हूँ, तख्ती भी करवा रही हूँ। पहले से तो आप देखें कि चीज़ें किस कदर आसान हो चुकी हैं, बेहतर हो चुकी हैं, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस बीमारी को। अच्छा, एक सवाल जो कि मुझे बहुत शुरू में मैं करने वाली थी लेकिन बजाना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है बच्चों में, या बहुत सारे पेरेंट्स जो कि इसका, जिनके बच्चे इसका शिकार होंगे, वो ये सोच रहे होंगे, सवाल करेंगे कि हमारे बच्चा क्यों, हम क्यों। तो मैं चाहूँगी कि ये एक न्यूरोलॉजिकल एक डिजीज़ है, ये एक न्यूरोलॉजिकल भी है और इसके साथ जो है जेनेटिक भी है और फैमिली की तरफ से भी आती है और ये कॉमन है। ये आपकी फैमिली में कोई भी नहीं है, आपकी फैमिली में एक बच्चा जो है वो इस तरह का पैदा हो सकता है, इसका कोई इतना लिंक नहीं है आपकी फैमिली के साथ। अच्छा, मैं पूछूं कि इसके हम ट्रीटमेंट की चूँकि बार बार बात कर रहे हैं, क्या आप समझती हैं कि एक बच्चा कितनी वक्त में इसको ओवरकम कर सकता है और इसके कुछ बेहतर नताइज देखने को मिल सकते हैं? इसके लिए जितना अच्छा फोकस और जितनी अच्छी प्लानिंग बच्चे के लिए की जाएगी और स्मार्ट वर्किंग की जाएगी, उतनी जल्दी बच्चा इसको ओवरकम कर लेगा। अगर हम बच्चे को छोड़ देंगे ऐसे ही तो फिर वो बच्चा इस चीज़ को उस तरह से ओवरकम नहीं कर पाएगा। इसके लिए आप फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करें, आप LED प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करें, आप AV8s का इस्तेमाल करें, आप विजुअल एड का इस्तेमाल करें। आप बच्चों के लिए स्मार्ट जो हैं वो आती हैं, हमारे बोर्ड आते हैं, उनका इस्तेमाल करें। उसके बाद वर्कशीट्स का इस्तेमाल करें। जितनी ज़्यादा टूल्स आप इस्तेमाल करके बच्चे की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उतनी आसानी से वो कर लेगा। ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स की यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझते हैं कि पेरेंट्स को भी समहाउ किसी थेरेपी की या अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि ऐसे बच्चों को राइटली ट्रीट कैसे करना है? क्योंकि हमारे यहाँ कंपैरिजन, कज़न ने ये ग्रेड ले लिया, ऐसे बिहेव करो, वैसे बिहेव करो, तो वो मुसलसल बच्चे को प्रेशराइज कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। पेरेंट्स को तो इसके बारे में पहले बताने की ज़रूरत है कि ये एक प्रॉब्लम है और ये आपका बच्चा इस प्रॉब्लम के साथ है। अब इसको आपने ऐसे नहीं छोड़ना कि आपने सोचा कि मेरे बड़े 3 बच्चे जो थे वो तो हर क्लास में फर्स्ट आते थे और आपका चौथा बच्चा जो है वो भी फर्स्ट आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपका बच्चा जो है इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उसको उस तरह से ट्रीट करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए हम प्रॉपर तरीके से पेरेंट एजुकेटर्स हैं स्कूल्स में अब, जो कि पेरेंट्स की प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं कि आपके बच्चे का प्रॉब्लम क्या है। और मेरे पास तो ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जो गांव के स्कूल के हैं और वो साउंड्स का, उनका फोनेमिकल अवेयरनेस उनके पास नहीं है, बट टीचर क्लास में साउंड्स पढ़ाती हैं आ बा ख, और बच्चे घर जाके करते हैं आ बा का, यानी पेरेंट्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं। वो बच्चे जब वापस आते हैं तो वो इस प्रॉब्लम को फिर वो रीडिंग नहीं प्रॉपर कर पाते। तो अब हम स्कूल्स में इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि पेरेंट्स को हम साउंड्स भी सिखाएं जो नहीं इस चीज़ को समझ सकते हैं। फॉनिक्स की तरफ भी जब हम इशारा करें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खाना मानसा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया के हवाले से पेरेंट्स को एजुकेट कर रही थी, गाइड कर रही थी कि अगर उनका बच्चा इस तकलीफ में मुब्तला है तो क्या किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस।